नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करते हैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में, ताकि आप अपने निवेश से जुड़े फैसले एकदम सोच समझ कर लें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं श्वेता जैन। श्वेता है फाउंडर इन्वेस्टोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड की। 20 साल से अधिक का इनका अनुभव है। पहला सवाल लीना जी का है। उनकी उम्र है 41 काम करती हैं ये। और एक महीने पहले ही बी वेल्दी देखा और अभी तक 50% वीडियोस देख चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका सवाल क्या है, अब देखें। इनके पोर्टफोलियो पर एक नजर डालते हैं। ईपीएफ में करीब 46 लाख, 46 लाख, पीपीएफ में 23 लाख, म्यूचुअल फंड में 30 लाख, स्टॉक्स में 20 लाख, एसजीबी में 4, एनपीएस में 6, एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट में 22 लाख और इमरजेंसी लिखा है उन्होंने। एलआईसी पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, वेरी लेस कवर। अपना घर है, लोन नहीं है कोई। एक और घर इनके होम टाउन में है इनका। करंटली नो लायबिलिटी। 2022 से निवेश शुरू किया है। मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं ये समझना चाहती हैं। एसआईपी है इनकी। नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000, स्टेप अप ऑफ 500 एवरी क्वार्टर। नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5,000, स्टेप अप है 500 एवरी ईयर। पराग पारी फ्लेक्सी में 10,000, 5,000 का स्टेप अप सालाना। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 10,000, वहां भी 5,000 का स्टेप अप हर साल। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में 10,000, एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड में 10,000। एक महीने पहले ही शुरू किया एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड। और ये इनका गोल है अगले 8 से 10 साल में ये फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हैं। बताएं। लीना जी काफी सुलझी हुई लग रही है। काफी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है और एक स्टेबिलिटी ले आई है अपने लाइफ में। इनको मुझे लगता है कि इन्होंने म्यूचुअल फंड्स थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। क्योंकि उनका एसआईपी अमाउंट जो देख के मुझे लग रहा है ये, क्योंकि 45,000 तक का एसआईपी उनका अमाउंट है। और अभी 10,000 चालू किया है तो 55,000 हो गया है। तो इनको लगता है म्यूचुअल फंड्स लेट इनको पसंद आ रहे हैं। तो दो तीन मेरे कमेंट्स हैं। नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, नेक्स्ट नेक्स्ट 50, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम्म। और भी इंडेक्स फंड्स है जिनका ट्रैकिंग एरर कम है, उनका कॉस्ट कम है, तो वो भी देख सकते हैं। बट कंटिन्यू करें इनमें। स्कीम्स 6 स्कीम्स है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छी स्कीम्स है। पर फ्लेक्सी कैप है, एक स्मॉल कैप है। मोतीलाल नैस्डैक 100 में उन्होंने 10,000 रुपये पर मंथ कमिट किया है। इसका आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन ध्यान रखें, क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड है, इंडिया रिटर्न्स के साथ मैच नहीं करें। आइडियली जब आप इंक्रीमेंट करें तो इसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएं, अपने पोर्टफोलियो के 10-15% से ज्यादा नहीं बढ़ाएं इसको। वरना आप पोर्टफोलियो को के रिटर्न मैच नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर इसमें हुआ तो। और एसबीआई गिल्ड फंड भी आपने निवेश किया है अभी। हम्म। अगर कोई रीजन है कि अगले 2 साल में 3 साल में आपको ये पैसे चाहिए, तो हम्म। आप गिल्ड फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। हम्म। वरना अगर लॉन्ग टर्म है आपका, 8 से 10 साल है, तो और आपका काफी अच्छा डेट पोर्टफोलियो है। जब मैं डेट पोर्टफोलियो बोलती हूँ तो वो है आपका एफडीज, वो है आपका ईपीएफ, वो है आपका पीपीएफ। तो आपको जरूरत नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में भी एक डेट कंपोनेंट रहे। हो सकता है अगर आपको शॉर्ट टर्म कुछ रिक्वायरमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म का ही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। हम्म। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके पोर्टफोलियो में और कुछ एक्साइटिंग, जैसे मिड कैप देखूंगी ओवर टाइम। आपने अगर अभी शुरुआत की है तो अभी इमीडिएटली ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड्स आपने किए हैं, काफी अच्छी शुरुआत है। फ्लेक्सी कैप किया है, काफी अच्छी शुरुआत है। इसमें भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। और एक स्मॉल कैप भी आपने ऐड किया है जो काफी अच्छा है, अग्रेसिव है। पर अगर आपने अभी शुरुआत की है, 30 लाख में देख रही हूँ आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है, तो बहुत रिसेंटली नहीं किया होगा। बट अगर किया है तो आप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर नहीं ले, मिड कैप में ज्यादा नहीं ले। अगर काफी टाइम से आपने किया हुआ है, एटलीस्ट 2-3 साल से किया हुआ है, तो 2022 से किया देखा हुआ। है। 2 साल पहले से उन्होंने निवेश शुरू 2 साल, अच्छा, ओके। तो वो मिस कर दिया मैंने शायद। तो 2 साल पहले अगर आपने किया तो ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा है, क्योंकि लास्ट 2 साल में उतना उतार चढ़ाव हुआ ही नहीं है। बट रिसेंटली हमने देखा है वो उतार चढ़ाव, जो हम काफी, जो इक्विटी मार्केट्स का नेचर होता है,
तो आप एक मिड कैप ऐड कर सकते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी ऐड कर सकते हैं, जो ट्रू मिड कैप नहीं है बट मिड एंड लार्ज कैप है। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, काफी अच्छा एक्सपोजर है, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर आपको थोड़ा अग्रेसिव होना है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कर सकते हैं, जहाँ काफी अच्छा मिड कैप पोर्टफोलियो है, तो वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। या बंधन स्मॉल कैप कर सकते हैं ऐड। ओवर टाइम मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ गिल्ड फंड आप इन तीनों में से कोई स्कीम में करें तो आपके पोर्टफोलियो का अच्छा होगा। फाइनेंशियली फ्री आपने जो कहा है, वो मैं वर्ड्स आपके चुन के उनको थोड़ा सा पकड़ूंगी, क्योंकि आपका फाइनेंशियली फ्री हर किसी का अलग अलग होता है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा अभी कि फाइनेंशियली फ्री क्या है आपके लिए। आप कैसे करेंगे इसको? आपके मंथली एक्सपेंसेस जो है वो आप लिख दें अच्छे से अपना, बताए कि क्या मंथली एक्सपेंसेस है आपका। उसके हिसाब से आपका एक पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट बनेगा, आपका जो नेस्ट एग होगा, आपका जो कॉर्पस होगा, वो आपका टारगेट अमाउंट हो जाएगा। और वो आपको एक क्लैरिटी देगा कि आप कितने आगे हैं या पीछे हैं अपने 10 साल वाले गोल से। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपका 2 करोड़ का गोल है, तो आपको करीबन 85,000 रुपीज पर मंथ निवेश करने पड़ेंगे आज से, अगर और 2 करोड़ का गोल है। जो आपने इकट्ठा किया है वो तो आपके पास है ही, और उसका रिटर्न तो आप बनेगा ही। दूसरा जो मैं आपको एक और इनपुट देना चाहूंगी, एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट में आपका 22 लाख रुपए जो पड़ा है इमरजेंसी के लिए, अगर कोई डिफाइंड इमरजेंसी है तो ठीक है, वरना आप आपके 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस रखिए, उससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसको भी आप निवेश कर सकते हैं। ओके, ऑल राइटी। 22 लाख भी मेरी भी नजर गई थी कि इतना बड़ा इमरजेंसी अमाउंट क्यों। अच्छा हुआ आपने उसे कवर कर लिया। अगला सवाल जितेंद्र जी का है। इनकी उम्र है 51 ईयर्स, प्राइवेट जॉब में है, वेरी सर्टेन व्हेन आई हैव टू लीव जॉब नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स प्रोबेबली। अब अपने पोर्टफोलियो पर राय जानना चाहते हैं। इनका जो प्रोफाइल देख ले एक बार हम। कह रहे हैं कि रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, लोन वोन कुछ नहीं है। करंट इक्विटी वर्सेस डेट एलोकेशन 60-40 का है। डेट में डेट म्यूचुअल फंड, पीएफ, पीपीएफ, एफडी, एलआईसी। टर्म इंश्योरेंस है 60 साल की उम्र तक, मेडिकल इंश्योरेंस भी है। अब इनकी एसआईपी पे नजर डालते हैं। एचडीएफसी निफ्टी 50 5,000 पर मंथ डाल रहे हैं, वहां पे कॉर्पस 8 लाख है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, वहां पर भी कॉर्पस 8 लाख का है। पराग पारिक फ्लेक्सी, वहां 9 लाख का कॉर्पस है। एनपीएस में 75% एलोकेशन इन इक्विटी 2017 से, वहां 10 लाख का कॉर्पस है। टाटा स्मॉल कैप में 2,500 पर मंथ, वो उन्होंने अभी नवंबर में ही शुरू किया है। Need one suggestion of a mid-cap fund for 2.5K or higher SIP or any other suggestion you may have। 15 लाख डायरेक्ट शेयर में है, मोस्टली मिड एंड स्मॉल कैप्स में, स्मॉल केस फॉलो करते हैं। I'll slowly pull money from direct stocks and put in all mutual funds as and when I book profits. Initially, I was investing only in debt, but in the last 5-6 years, moving maximum allocation to equity. That's a good thing to do। ये शुरू किया। अम, मुझे ना एक चीज दिख रही है सारे सवाल में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सबके पोर्टफोलियो में है। मतलब एक नाम जो मैक्सिमम पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। कोई अवार्ड मिलना हो अगर इसका ना, तो पक्का पराग पारिक को जाएगा। जी बिल्कुल। ये एक पोर्टफोलियो आई थिंक जो सब अ, हर किसी इन्वेस्टर के जो हम बोलते हैं एक आइडियल स्कीम, उसमें आ जाता है, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्टार्टिंग इन्वेस्टर हो, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, हर किसी के उसके लिए ये परफेक्ट बैठता है। एंड ये फंड हाउस भी ना, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। शुरुआत बहुत ही एकदम लो प्रोफाइल मेंटेन किया, कभी बहुत ज्यादा ऐसा एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। एक फंड से शुरू किया, और यही पहले मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था कि एक फंड हाउस का सिर्फ एक स्कीम कैसे हो सकता है। यहाँ पे हर फंड हाउस हर कुछ दिनों पर एनएफओ लेकर आ रही है, और ये जी अभी तक इनका जो पूरा बास्केट है वो बहुत ही छोटा सा बास्केट है। जी सो ये दिखाता है कि आप डेडिकेटेड हैं, कि आप एक फंड ही सही, लेकिन मैं उसको इतना प्यार से चलाऊंगा कि अपने आप लोग आपकी तरफ खींचते चले आए। सो बिल्कुल। आई एम, मतलब जब भी मैं इनके बारे में सोचती या पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार काम किया इन लोगों ने इंडस्ट्री में। जी है बिल्कुल। क्या?
सो इनका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है आपको, और इनके गोल के बारे में आपकी क्या राय है? पोर्टफोलियो काफी सिंपल है, अच्छा है, सॉर्टेड है। हम्म। ज्यादा कोई recommendations नहीं है मेरी। इनका जो सवाल है कि मिड कैप के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि इनका पोर्टफोलियो देख के ये या तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी में डाल सकते हैं, क्योंकि इनका वैसे प्योर लार्ज कैप एक्सपोजर नहीं है, प्योर मिड कैप एक्सपोजर नहीं है। तो एक कोटक एचडीएफसी इमर्जिंग निफ्टी इक्विटी फिफ्टी में, तो प्योर लार्ज कैप हाँ होगी। नहीं सॉरी, मतलब एक प्योर लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड नहीं है। हाँ हाँ। तो तो वैसे ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी में डाल सकते हैं, बट अगर प्योर मिड कैप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये अपने इक्विटीज से निकाल के अगर यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हम्म। ये मोतीलाल मिड कैप में भी डाल सकते हैं, तो काफी अच्छा स्कीम है। आप ओके। आराम से उसको बिना टेंशन के डाल सकते हैं मिड कैप में। एसआईपी हम्म। 2,500 रुपये है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ये बिल्कुल हम्म। अपना निवेश कर सकते हैं। ओके। अब क्योंकि आपने, माफ कीजिएगा, ये नहीं बताया है हमें जितेंद्र जी कि आपका गोल क्या है, कितना आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो उस पे हम अभी कुछ राय नहीं दे रहे। अगर वो आपको जानना हो या उसके हिसाब से हमें से कोई और राय चाहिए होगी, तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, आप वहां पे लिख के भेज दीजिएगा। एलोकेशन इक्विटी और डेट का 60-40 उम्र के हिसाब से आपको लगता है सही है? नहीं, मुझे लगता है इक्विटी में ये थोड़ा अग्रेसिव जा सकते हैं। एग्जैक्टली। हम्म। क्योंकि अभी आफ्टर रिटायरमेंट भी उनका काफी टाइम होगा जहाँ पे पैसे बढ़ने चाहिए, तो हम्म। तब ये धीरे धीरे अपना एलोकेशन 60-40 कर सकते हैं। अभी तो 75-25 भी रख सकते हैं अगर अग्रेसिव होना चाहते हैं। मैं हम्म। जनरली लोगों को बहुत अग्रेसिव होने से मैं नहीं इजीली बोलती हूँ, क्योंकि हम्म। अगर वो अपना पोर्टफोलियो देख के अगर उनको रात को नींद नहीं आए, तो मुझे लगता है मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। हम्म। चाहे 100% भी एक्विटी हो, अगर रात को अच्छे से नींद आए उनको, तो मैंने मैच अच्छे से किया है। इसलिए हम्म। मैं किसी को अग्रेसिव ज्यादा जाने से, उनको अगर नहीं जानती हूँ तो मैं अग्रेसिव नहीं बोलती हूँ, err ऑन द साइड ऑफ कॉशन वैसे। ओके। चले अगला सवाल लेते हैं। सुशांत शेखर, 27 साल उम्र है, मुजफ्फरपुर बिहार जहां हम पैदा हुए थे, वाह। मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, और ईयरली इनकम है 40 से 50 लाख। 2026 में शादी प्लान कर रहे हैं। I want to have a fixed source of income. For that, I have planned to put my savings of this 2 year, मतलब 25 और 25 और 26 का 60 लाख RBL NRE सेविंग अकाउंट में, जहां पर इनको 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और वहां से करीब 36,000 का इनको एक कमाई होगा इंटरेस्ट इनकम के जरिए। दूसरा, 2026 से 30 इनकी प्लानिंग है कि 20 लाख हर साल ये निवेश करेंगे जब तक कि वो 1 करोड़ हो जाए, और उसको छोड़ देंगे 2035 तक, और फिर वहां से 50 से 75 हजार की SWP करेंगे जब तक कि कर सकते हैं तब तक। तो 3 म्यूचुअल फंड नाम जानना चाहते हैं जहां पर ये इस वहीं जहां ये निवेश करेंगे वहीं से ये SWP भी करेंगे, तो बेसिकली उनको वैसा फंड का नाम चाहिए। और ये चाहते हैं कि ये जो प्लान मैंने बनाया है, ये मेरी जॉब प्रोफाइल और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ठीक है या नहीं। रिस्क एपेटाइट तो हमको पता नहीं है, लेकिन आप अगर मर्चेंट नेवी में हैं, तो हम समझते हैं कि आप रिस्क टेकर ही होंगे, तभी वहां पर आप काम कर रहे हैं। तो लेकिन वो गारंटी नहीं है कि आप निवेशक भी एक अग्रेसिव या फिर रिस्क टेकर होंगे। तो बताएं, दोनों प्लान कैसे लग रहे हैं श्वेता इनके? तो इनका जो पहला प्लान है, जहाँ पे ये अम, अभी आरबीएल एनआरई सेविंग्स में डाल रहे हैं और उनको 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ताकि 36,000 रुपये पर मंथ मिले। ठीक है, अगर वो उनको मिल रहा है तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, और अगर वही उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो कर सकते हैं। या फिर अगर उनकी रिक्वायरमेंट समझिए 30,000 है, तो वो बैलेंस एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम्म। थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। हम्म। जो दूसरा इनका सवाल है, वो मुझे काफी लॉन्ग टर्म इश लग रहा है, और आज उसका जवाब देना इजी नहीं है, बट हम्म। मैं ट्राई करूंगी। जो इनको म्यूचुअल फंड्स में जो पैसे डालने हैं 20 लाख रुपए हर साल, वो इनिशियली इक्विटी में जाएगा। तो अगर आपको ग्रो करना है तो इक्विटी में डालिए।
निफ्टी 50, तो डीएसपी निफ्टी 50 में डाल सकते हैं या यूटीआई निफ्टी 50 में डाल सकते हैं। एक अच्छा मिड कैप स्कीम या मिड एंड लार्ज में डाल सकते हैं। अगर अग्रेसिव करना है तो प्योर मिड और प्योर स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। दूसरा स्कीम जैसे आपने बताया, तो अगर मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगी तो मेरी मिस हो जाएगी कि हर इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। बट एक फ्लेक्सी कैप अगर देख रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं। प्योर मिड कैप देख रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देख सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप देख सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी देख सकते हैं। काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 स्कीम्स रहे। मेरी रेकमेंडेशन रहेगी कि 3 स्कीम्स ना रहे, एटलीस्ट 5 से 6 स्कीम्स रहे। हम्म। तो उनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड, लो कॉस्ट, लो वॉलेटिलिटी, अच्छा हम्म। पोर्टफोलियो बन सकता है। उसको टाइम दे सकते हैं, ये 8 से 10 साल, 10 साल इन्होंने बताया कि दे सकते हैं। उसके बाद इनको एसडब्ल्यूपी शुरू करना है। एसडब्ल्यूपी के लिए जो स्कीम्स रहेंगी वो इक्विटी से अलग रहेंगी। तो वो डेट फंड्स रहेंगे। तो वो तब थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपना जो है, जो उनको चाहिए, वो एसडब्ल्यूपी में रख सकते हैं। और हम्म। काफी स्कीम्स भी है म्यूचुअल फंड्स के अलावा जहां पे ये निवेश कर सकते हैं और तब मंथली इनकम आ सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं 2035 की तो मुझे नहीं तब पता और क्या क्या बहुत प्रोडक्ट्स कुछ आएंगे तब। बदल जाएगा और बहुत कुछ नई चीजें बाजार में आ जाएंगी तब। जी। तो हम्म। वो उस समय का रिकमेंडेशन मैं अभी नहीं देना चाहूंगी। मैं बस अभी 2026 का भी मैं एक्चुअली अभी नहीं दे सकती हूँ। हम्म। बट कोशिश की है कि जो स्कीम्स एटलीस्ट स्टेबल है, जैसे निफ्टी 50 है, या लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है जैसे पीपीएफएस है, तो वो उसमें कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये अंडर एडवाइसमेंट ले के तब के लिए मैं जो बोल रही हूँ, वो आज जो बोल रही हूँ वो वैलिड नहीं भी हो सकता है। करेक्ट। तो वो काफी टाइमिंग का इशू है। हम्म। प्लान करें कि मुझे म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना है, बट ये प्लान मत करिए कि कौन से स्कीम में डालना है। ये प्लान करिए कि मुझे मंथली इनकम चाहिए एक्स हम्म। अमाउंट का। ये मत हम्म। प्लान करिए कि कहाँ से मुझे चाहिए, क्योंकि हम्म। तब बहुत अलग एनवायरनमेंट होगा। तब काफी प्रोडक्ट्स अलग होंगे। हम अभी नहीं जानते कि क्या होगा, क्या नहीं। इसलिए रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। अच्छा, ये जो अगर मान लीजिए, मुझे भी ये लग रहा है कि जो इनका एनआरई अकाउंट में डाल रहे हैं, जहाँ से 7.5% के आसपास का इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां पर एक सेकेंड ऑप्शन कुड बी अ बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पर आपकी कमाई भी थोड़ी ज्यादा होगी और आप वहां से भी एसडब्ल्यूपी कर लेंगे अगर, तो आपको उतनी कमाई मतलब मिल जाएगी जितने आपको यहाँ से मिल रही है। अगर वो पैसे से एनआरई अकाउंट में ना डाल के बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी की तरफ मोड़ना चाहें उसको, उसमें कोई रिकमेंडेशन आप देना चाहेंगी? जी, दोनों मेरे हिसाब से मैच नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेफ है और हम्म। बैलेंस एडवांटेज में कुछ भी हो सकता है। तो हम्म। मेरे हिसाब से वो मैच नहीं कर नहीं पाएंगे। करेगी, हम ओके। तो मैं रेकमेंडेशन, डेट फंड फिर भी रेकमेंड कर सकती हूँ, पर उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकता है। राइट। तो इसीलिए जब इन्होंने बोला कि अगर एनआरई सेफली प्ले करना आ चाहते रहा हैं, है। तो एकदम ही रिस्क नहीं लेना है, तो आई थिंक जो फिक्स्ड मिल रहा है आप उसको कंटिन्यू करें। जी। ऑलराइट। ओके। चलिए, इसके साथ ही यहीं पर खत्म करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। थैंक यू सो मच श्वेता, वक्त निकालने के लिए। और आपसे शायद अब अगले साल ही मुलाकात होगी, तो नए साल की शुभकामनाएं आपको भी। खूब तरक्की करें, खूब अच्छा काम करें और हमारे साथ ऐसे शोज करते रहे। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं, और थैंक यू। व्यूअर्स को भी। और थैंक यू वापस मुझे शो पे बुलाने के लिए। ऑफ कोर्स आपको हम आपके साथ परेशान करते रहेंगे, आपको हम परेशान करते रहेंगे, ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ आज। नहीं नहीं, बिल्कुल परेशानी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। चलो, इसके साथ ही फिलहाल आज के शो में इतना ही। सवाल कहाँ भेजने हैं आपको पता है, सब कुछ डिटेल स्क्रीन पर है। याद रखिए, आप हैं मेरा स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। और जाने के पहले बी वेल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।